नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज बिग शो में। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी देश की, प्रदेश की और हर उस हलचल की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। बिग न्यूज शो में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, कि किस तरीके से किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं और इस प्रदर्शन का कई हुड़दंगकारी किस तरीके से लाभ उठाने की फिराक में हैं। हम बताएंगे कि हरियाणा सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों से क्या अपील की है और कोर्ट ने क्या इन प्रदर्शनकारियों के लिए दो टूक कह दिया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें अपने आप में क्या बयां कर रही हैं, ये फैसला हम आप पर भी छोड़ेंगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के बजट सत्र के दूसरे दिन की। ये बजट सत्र हंगामेदार रहा, किसने कौन सा सवाल उठाया, सारी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। बिग शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। आखिरकार ये जो गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ बना था, टूटता क्यों जा रहा है, इसके अंदर की कहानी क्या है। बिग न्यूज़ बिग शो में बात होगी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक मुसीबत बनी बर्फबारी को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज राज्यसभा चुनाव की। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें कितने सांसदों को एंट्री मिलेगी और राज्यसभा चुनाव आखिर किया कैसे जाता है, इन सब विषयों पर आज विस्तार से बात करेंगे बिग न्यूज़ बिग शो में। देश की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना निर्धारित है, लेकिन 27 फरवरी से पहले ही कुछ सांसद अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, यानी उनकी जीत को डिक्लेयर कर दिया गया है। बिना चुनाव के ये सांसद चुनाव कैसे जीत गए, ये इस बिग रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि राज्यसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से या विधानसभा के चुनाव से अलग कैसे होता है, इसका गणित कैसे बिठाया जाता है। ये सारी तफसील से रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो की पहली बड़ी रिपोर्ट के तौर पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 37 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। चलिए आपको उन बड़े चेहरों से भी रूबरू करवाते हैं जो निर्विरोध राज्यसभा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। गुजरात से जेपी नड्डा निर्विरोध जीते। हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला मंगलवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। ओडिशा से राज्यसभा के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निर्विरोध जीते। महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध जीत हासिल करने वालों में बीजेपी के अशोक चव्हाण शामिल हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने हर्ष महाजन को सिंघवी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहां कड़ा मुकाबला हो सकता है। अब अंत में ये भी समझ लीजिए कि राज्यसभा चुनाव में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूला के तहत होता है। इसमें एक सांसद को कितने वोटों की जरूरत है ये पहले से तय होता है। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और इसे राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में +1 जोड़कर भाग किया जाता है। जो संख्या आती है उसमें एक जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की संख्या होती है।
बहरहाल अब 27 फरवरी को वोटिंग राज्यसभा की 19 सीटों के लिए ही होगी। इसको लेकर मतगणना भी 27 फरवरी की शाम 5 बजे से शुरू होगी। कई सीटों पर मुकाबला रोचक भी होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में आइए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान अपनी मांगों को लेकर इस वक्त शंभू बॉर्डर पर एकदम तने हुए हैं और वो दिल्ली कूच की आह्वान के साथ दिल्ली आने की जिद पर भी अड़े हुए हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन और दूसरी मशीनें भी लेकर वो तैयार हैं, मानो दिल्ली पर हमला बोलने जा रहे हों। इस किसान प्रदर्शन के नाम पर कुछ हुड़दंगकारी वहां पर हुड़दंग भी मचा रहे हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने अपील की है शांति से कूच करने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली जाने पर किसी की कोई रोक नहीं है, आप बस में बैठकर या ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा सकते हैं। इस बीच सरकार किसानों को एक और मौका दे रही है। किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत भी हो सकती है, लेकिन किसान अभी जिद पर अड़े हैं और ये सरकार की जो अपील है, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है, इसका किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है, ये जानने की कोशिश है हमारी ये दूसरी बड़ी रिपोर्ट। प्रदर्शन में पॉकलेन मशीन का क्या काम? जेसीबी को क्यों बनाया गया प्रदर्शन का हिस्सा? क्यों दिल्ली जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी? 21 फरवरी दिन बुधवार किसानों की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। हलचल तेज हुई और देखते ही देखते शंभू बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली की ओर जाने का प्रयास करती है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से लगातार रोकती है, जिसके बाद शुरू होता है प्रदर्शनकारियों का हुड़दंग। दिल्ली जाने की जिद को लेकर प्रदर्शनकारी पॉकलेन मशीन, जेसीबी मशीन और आधुनिक ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे साधनों के साथ प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसा ही हाल खनौरी बॉर्डर का भी है। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आए। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। शंभू बॉर्डर की ओर से हरियाणा में आने की जिद और लाठी डंडों के साथ प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन के सामने खड़े हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होकर अपनी मांगों पर अड़े हैं। सरकार की ओर से किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया गया। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। सरकार से बातचीत के न्योते पर किसान भी सहमत दिख रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। प्रस्ताव उन्होंने गल करते ता ही बाहर आए हैं भी गल कर लिए खनौरी वाला है ना भी असल गल की हुई है, मसला वार्ता के बारे में भी विचार करके करेंगे। मैं बोल रहा हूँ अभी विचार करने दीजिए। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि किसान और सरकार के बीच पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। कौन कौन सी तारीख और कब कब सरकार और किसान आमने सामने बैठकर मंथन किए वो भी आपको बताते हैं। 8 फरवरी पहले दौर की बात, 12 फरवरी दूसरे दौर की बातचीत, 15 फरवरी तीसरी बार हुआ मंथन, 18 फरवरी चौथे दौर की वार्ता। प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात कुरुक्षेत्र की जाए या करनाल की या फिर अंबाला की, हर तरफ सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम है। अंबाला में तो लोगों को अनाउंसमेंट करके दूर रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से ही आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में तो लोगों को कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसा हुआ देखा गया। एक बार फिर से इन सारी परेशानियों को देखते हुए सरकार किसान से बातचीत के लिए तैयार है।
अब देखना होगा कि 5वें दौर की बैठक में कितनी बात बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आइए अब बात करते हैं हरियाणा बजट सत्र की। आज दूसरा दिन था। शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और प्रश्नकाल के साथ साथ कुछ विधायकों ने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ सवाल उठाए। बीच में गहमा गहमी रही और बीच में हंगामा भी बरपा। क्या क्या रहा आज दूसरे दिन का खास, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन के अंदर विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा सत्र के सदन में जय श्री राम के नारों से गूंजा। बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत गीता भुक्कल के सवालों से हुई। गीता भुक्कल ने सदन में शिक्षा के मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। सरकार की ओर से गीता भुक्कल के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। कहां पे बना देंगे? 11 साल हो गए, 2013 में हमने शुरू कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, एनसीटी ने इसको अमान्य कर दिया है। जो एडमिशंस लिए जा रहे हैं उनकी बच्चों की डिग्री जो है वो अमान्य है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को बार-बार एनसीटी लिख चुकी है। पहले स्कूल एजुकेशन में था, बाद में किन्हीं कारणों से जब लगा कि स्कूल एजुकेशन में संस्थान का होना ठीक नहीं है, इसको हायर एजुकेशन में किया गया। जमीन पहले नहीं ली गई थी, अब जो पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर का है उसी के अंदर जमीन है और पैसे अभी इसका डिजाइन भी अप्रूव हो गया है। आर्किटेक्चर ने अभी 2023 अगस्त में अप्रूव किया है और इसके बाद इसको पीडब्ल्यूडी को आगे करने के लिए और हमने अलॉट कर दिया है। पीडब्ल्यूडी इसको बनाएगा। जो चीज 23 में शुरू हुई है, अब 24 तो फरवरी मार्च ही, अभी फरवरी, तो 4-5 महीने में इतना काम हो गया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं 15 करोड़ रुपया हमने भेज भी दिया है, वरना तो हर बार ये ऐसे लटक रहा था। 15 करोड़ रुपया भेजा है। इसके अंदर डिमांड उन लोगों की ये भी थी इसको शिफ्ट करके गुरुग्राम ले जाया जाए। हमने उसमें भी कहा कि वहां बनाएंगे तो अलग बनाएंगे, झज्जर का खत्म नहीं करेंगे, झज्जर का झज्जर में रहेगा, कुरुक्षेत्र में अलग से एक बनाया है। तो इसलिए इसका हम विस्तार कर रहे हैं। हमें भी पता है कि शिक्षक की बहुत जरूरत है। बीएड शिक्षक हैं उनकी यहाँ, हाँ, जहां तक इसकी मान्यता का विषय है, अगर कोई कमी रही होगी तो मान्यता दोबारा लेने में भी दिक्कत नहीं, दोबारा ली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो जो इसमें करना आवश्यक है सब करें। चलिए आपको बताते हैं कि सदन के अंदर किस विधायक की ओर से कौन कौन से मुद्दों को सदन के सामने रखा गया। किरण चौधरी ने सदन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का मुद्दा उठाया। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से सर्वेक्षण नहीं करने की बात कही। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने सिवान ग्राम पंचायत में पुलिस थाने बनाने का मुद्दा उठाया। अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस थाना बनकर तैयार होगा। ईश्वर सिंह से अनिल विज ने थाने के लिए जमीन दिलाने की बात कही। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने डहीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाने का प्रश्न रखा। अनिल विज ने जवाब में कहा कि दर्जा बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्से की ओर से गांव सिलाना में स्टेडियम का मुद्दा रखा गया। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में परिवार पहचान पत्र का भी मुद्दा उठाया गया। परिवार पहचान पत्र में रही दिक्कतों को लेकर जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सवाल किया, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने देते हुए कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। ये जो कंप्यूटर पर भी डाटा ठहरा और ना ही वो जो बच्चे जो गरीब बच्चे उनके जो स्कूल में दाखिले होने आ, तो जिनकी जो ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे उनके दाखिले आ, तो उनको स्कूल आना कहें जा, जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, बिन गरीब बच्चा जो स्कॉलरशिप मिली दाखिला करे जा, तो जो दाखिला नहीं कर जाएगा उनको तो टाइम पीरियड नहीं होगा, तो दाखिला को नहीं करूँगा तो आपका टाइम निकल जाएगा। वो तो बहुत ही लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, उनका दाखिला नहीं होता, भी हमारा दाखिला नहीं करे स्कूल में, तो ये तो उनको कहा जा भी थोड़ी देर में इतना ठीक हुआ, इतना दिन का दाखिला करे जा, ना तो उनकी पेंशन लगती। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दुनिया इसमें एक मतलब सारा दिन उसमें फिर या तो उसका डाटा नहीं ठहरा, कंप्यूटर नहीं ठहरा, कोई भी नहीं ठहरा, तो इसका भी कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा सर। एडमिशन ये ठीक है कि सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल में अब फैमिली आईडी के आधार पर ही उस बच्चे का एडमिशन होता है, और उसमें अगर कोई चीज़ गलत है, फैमिली कोई ऐसा पोर्टल नहीं कि जो उठाएगा नहीं डाटा, हाँ कोई उसमें गलती अगर मिलती है
या उसमें नाम भी नहीं मिलता है तो तुरंत वो पोर्टल के ऊपर जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे तो विद इन 30 डेज ये सारी चीजें ठीक होती हैं। और अगर उसके कारण से किसी का एडमिशन रुकता है तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन डाटा ठीक करना ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज अपना एक बेस बन गया हरियाणा में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही लोगों को सेवाएं सर्विसेज मिलती हैं और लोगों में इसका एक स्वीकार्यता भी हो गई है। एक समय था जब थोड़ा सा इसमें रोष भी था कि नई चीज क्या आ गई है, लेकिन उस नई चीज का लाभ हमको इतना मिला है कि इसमें आज जो गलत प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि चीजें छुपा करके सरकारी लाभ लेने की एक मंशा ये सामान्यतः समाज में व्याप्त रहती है और बहुत सी ऐसी गलतियां पकड़ी भी गई हैं। राशन कार्ड बहुत पकड़े गए, पेंशन बहुत पकड़ी गई। तो इस प्रकार के सारा चीजों को ठीक करने के बाद आज समाज में धारणा बनी है कि हाँ ठीक चीज ठीक होनी चाहिए। अभी भी कोई गलती रह जाती है तो ये लगातार चलने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई स्पेसिफिक आपके पास कुछ कहते हो तो जितनी आप लिख के देंगे, पहले भी एक बार शायद कुलदीप जी ने लिख के दी थी, हाँ हमने सारी के सारी एक एक चीज ठीक करके उसमें और वापस जवाब दिया था। किसी भी सामान्य सदस्य के पास कोई ऐसा डाटा आता है केवल उसका फोन नंबर लिख लें, फैमिली आईडी लिख लें और समस्या क्या है एक लाइन में वो लिख लें। इतना लेने के बाद और आप प्रस्तुत करेंगे तो विद इन 30 डेज उन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में आंकड़े भी पेश किए। परिवार पहचान पत्र को लेकर 84,34,961 शिकायतें आई। 80,50,611 शिकायतों का निपटारा किया गया। 3 लाख कमियां अभी भी बाकी है। जल्द कमियों के निवारण के आदेश जारी किए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राम नाम पर सभी विधायकों की सहमति बनी और धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन में पास किया गया। श्री राम नाम के जयकारे हरियाणा विधानसभा के अंदर लगे। इतना ही नहीं, सदन के अंदर बीजेपी विधायकों की ओर से मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए गए। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के बाद अब बात करते हैं इंडिया की। हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। इस गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहिए कि सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया है, लेकिन लगातार कोशिश आ रही है कि इसमें कई घटक दल लगातार टूटते जा रहे हैं। ये घटक दल टूटकर कहां जा रहे हैं, किसके साथ खड़े हो रहे हैं और इस इंडिया गठबंधन में क्या कोई खामी है जो हर रोज़ ही किसी के टूटने की खबर आती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इंडिया गठबंधन में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का क्या अपडेट चल रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से सारी खबरें एक साथ। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को साधने में लगे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार मतलब बेरोजगारों पर मार। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी आजकल यात्राओं पर निकले हुए हैं। महात्मा गांधी ने भी बहुत सी यात्राएं की और लगता है कि उनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि आजादी होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर दो, इसीलिए उनकी बात को पूरा करने में लगे हुए हैं। किसी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि श्री राम मंदिर के उत्सव में राष्ट्रपति और गरीबों को जगह नहीं मिला। इस पर विज ने कहा कि यह मंदिर ट्रस्ट की योजना थी, उसी के हिसाब से बुलाया गया। उसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। सुनिए अभी गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाए। तो चलिए बात इंडिया गठबंधन की भी कर लेते हैं। पिछले साल जुलाई में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, तब उसमें 28 दल शामिल हुए थे। नीतीश कुमार की जेडीयू और जयंत चौधरी की आरएलडी इससे बाहर होकर एनडीए में शामिल हो गई, जबकि टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी ऐसे दल हैं जिन्होंने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में कब और क्यों पड़ी फूट।
इंडिया गठबंधन को झटके की शुरुआत पश्चिम बंगाल से शुरू हुई। ममता बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी कांग्रेस को 2 सीटें देने के पक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस और भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई और आखिर में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी दलों को साथ लाने की अहम भूमिका निभाई थी। गठबंधन की पहली बैठक पटना में ही हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और एनडीए खेमे में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि नीतीश गठबंधन के संयोजक न बनाए जाने से नाराज थे। जयंत चौधरी की आरएलडी और सपा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 7 चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने अपनी राहें अलग कर ली और वे भी एनडीए में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी की ओर से भी कांग्रेस को झटका मिला है। आपने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में आप सत्ताधारी पार्टी है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। इतना ही नहीं, आपने दिल्ली में अपनी सरकार और मेयर होने का हवाला देते हुए कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ऑफर की है। दिल्ली कांग्रेस के नेता इस ऑफर का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में भी दोनों पार्टियों के बीच खटास अब बढ़ती नजर आ रही है। वह इस टूट का असर कितनी सीटों पर पड़ेगा वो भी आप देखिए। पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा सीटें, ममता ने यहां पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटें, नीतीश अब एनडीए में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर, जहां पर 5 लोकसभा सीटें, फारूक अब्दुल्ला का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। दिल्ली, जहां पर 7 लोकसभा सीटें हैं, आप कांग्रेस में बातचीत पटरी पर नहीं है। वहीं पंजाब, जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही है। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस यूपी की 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बची हुई 63 सीट सपा या अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, उनका कांग्रेस समर्थन करेगी और बीजेपी को मिलकर शिकस्त देंगे। आइए अब जानते हैं कि सपा ने कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी है। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी, सहारनपुर और मथुरा सीट सपा ने कांग्रेस को दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर फिलहाल अब विराम लग गया। उसके बाद अनिल विज ने कहा कि मेरा यही कहना है कि रोज खबर आती है कि कांग्रेस का कोई स्तंभ गिर गया। कांग्रेस कभी भी धराशायी हो सकती है। कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए बना इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है। हालांकि अखिलेश ने यूपी में कुछ मजबूती जरूर दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता का अलग होना परेशान कर सकता है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस आगे क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मौसम कई लोगों के हिसाब से सुहावना हो गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी जारी है। लेकिन इस बर्फबारी से वहां के स्थानीय लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये बर्फबारी किस तरीके से उनके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है और कौन कौन सी सड़कें इससे बंद हो गई हैं, आने जाने में कौन कौन सी जगह पर दिक्कत हो रही है, इन्हीं सब को समेटा है हमारी इस रिपोर्ट में। इन मनमोहक तस्वीरों को जरा देखिए। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, क्या पेड़ क्या सड़कें, सब बर्फ में मोटी परत से लकदक हैं। यहाँ पर्यटकों ने बर्फबारी का लंबा इंतजार किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ बर्फ बरसी है उसने सभी के अरमान पूरे कर दिए हैं। लेकिन वहीं सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से 387 सड़कें और 4 NH बंद हैं। चंबा में 77 सड़कें, कुल्लू में 12 सड़कें और 2 NH, जबकि लाहौल स्पीति में सर्वाधिक 288 सड़कें और 2 NH ठप हैं।
इसके अलावा बर्फबारी में 895 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 जल परियोजनाएं भी बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, जिला कुल्लू और जिला मंडी के कुछ इलाकों में हिमपात हुआ है और साथ में वर्षा भी हुई है इन जिलों में। और जो हाईएस्ट स्नोफॉल हुआ है जिला कुल्लू में जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास, और इसके बाद फिर लोएस्ट रहा है कुकुमसेरी में 15.3 और इसके बाद केलोंग में 18 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जो है स्कैटर्ड जो है बारिश और बर्फबारी पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। इंटेंसिटी भी रेनफॉल की कम रही है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कम रहा है। ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट दिया था उस दिन तो वाइड स्प्रेड बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, उसमें सारे जिले हैं जहाँ पे हुई है। और जो ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिली है जिला लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर और कुल्लू जिले में देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब बने हुए हैं। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द की गई हैं। तेज बारिश के कारण श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी के साथ अब बिग न्यूज बिग शो को विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सूर्य समाचार के साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ।